गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और उनकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप जाके उसमें देखिएगा, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री का, इतिहास का जो है तीसरा अध्याय, आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। इसमें बताया गया है कि दो जो बच्चे हैं गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, जसपाल और हरप्रीत, तो उन्होंने एक खंडहर जो वहाँ पे घर था उसकी तारीफ कर रहे थे, तो जिसे गली के बच्चे भूताग्रह कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहां, देखिए इधर से देखिए, जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पे है? अभी आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 पहले हुआ था। किन शहरों का निर्माण हुआ था? हड़प्पा। ठीक है। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई 200 या उनसे ज़्यादा हिस्सों में 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा जो है वो बड़ा था, यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचे वाले भाग को क्या कहा? नगर दुर्ग। और निचले वाले भाग को क्या कहा? निचला नगर। ठीक है। ये आएगी क्वेश्चन ना, ऐसे आया हुआ था बिल्कुल डिटो। ठीक है। तो ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा पुरातत्वविदों ने? नगर दुर्ग। ठीक है। और नीचे वाले भाग को तो निचला नगर। ठीक है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। ठीक है। दीवारों की मतलब चिनाई इस तरह से बनाते थे दीवारों को कि वह बहुत ही मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। क्या कहा? महान स्नानागार। किसको? एक खास तालाब बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब जो खास तालाब है वो कहाँ बनाया गया? मोहनजोदड़ो में, जिसको क्या बोलते हैं? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया था? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है। इस सरोवर में दो तरह के
दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, मतलब दो तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। देखो स्टूडेंट्स, अभी भी जो जुलाई वाला हुआ था एग्ज़ाम, 2024 में जो जुलाई वाला सीटेट हुआ था, उसमें यही लाइनें उठा के दे रखी थी, ठीक है। तो जो कहते हैं कि एनसीईआरटी से नहीं आता है, सिर्फ पीवाईक्यू से हो जाएगा, तो नहीं होगा। बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा, और जितना आप रिवाइज करेंगे ना उतना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको 2 या 3 बार ज़रूर, इस मतलब जो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है उन्हीं को आप रिपीट करके 2-3 बार आप इसको सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आपका पेपर 110%, ये मेरी गारंटी है कि 110% अगर आपने इसको रिवाइज किया 3 बार और उसको समझा, ये मतलब ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं, रटने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, इस रो में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था? कुएं से, ठीक है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, ठीक है। साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल। ऐसे लिखिएगा, अग्निकुंड इक्वल करके कालीबंगा और लोथल, ठीक है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में, ठीक है। देखिए, ऐसे की ऐसी लाइनें आ जाती हैं बेटा, ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, ठीक है। और बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में, ठीक है। देखिए, ये महान स्नानागार है, उनकी दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ना, ये इधर से भी ये बनाई गई हैं और इस साइड से भी बनाई गई हैं, यहाँ से, ठीक है। और पानी कैसे भरते थे? कुओं से। कैसे भरते थे? ऐसे ऑप्शन में आएगा हैंड पंप से या पाइप से, या कैसे भरते थे? कुओं से लाया जाता था, ठीक है। कुओं से इसमें पानी भरा जाता था और इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी गई हैं। और ये जो महान स्नानागार है, ये कहाँ मिला? चलिए कमेंट करिए, महान स्नानागार कहाँ मिला है। अब इधर से पढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें, ठीक है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब कितने मंजिल के होते थे घर? 2 मंजिल के। और घर के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, ठीक है। मतलब बीच में आंगन होता था, उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों की नाली हैं उनको सड़कों की नाली से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी, ठीक है। मतलब कितना उस टाइम भी कितना समृद्ध था ना, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए, ये दीवार की चिनाई कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखते हैं। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों से बड़ी हलचल रहा करती थी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को
भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक क्या होते हैं? जो मुहरों पर तो लिखते लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, मतलब जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिससे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। ये पूछेंगे क्वेश्चन में कि मिट्टी से बने खिलौने कहाँ मिले। ठीक है, किस्से कहानियाँ, मतलब लोग कैसे लाते थे, और जो शिल्पकार थे वो सिर्फ स्त्री थी या पुरुष थे, ये मतलब चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, एक सेकेंड, इधर से देखिए, दिखाया गया है। ये सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला, एक कुआं दिखाया गया है। ठीक है, ये नीचे दिखाई गई है एक मोहर। मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, ये लिखा गया है ना। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और ये जो है मिट्टी के खिलौने बनाए दिखाए गए हैं। ये इधर ये मोहर दिखाई गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इधर देखते हैं नगर और नए शिल्प। ठीक है, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी, इन धातुओं से बनाई गई थी। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, जो तांबे हैं, कांसा है, उससे क्या बनाए जाते थे? औजार, हथियार, गहने। ठीक है, और सोने और चांदी से गहने और बर्तन। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। क्या हैं? मन के बाट और फलक। देखिए ये इधर जो वाइट कलर का ऊपर दिखाया गया है, पत्थर के बाट, ये पत्थर का बाट है। ठीक है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता है। तो कौन से पत्थर से बनाया जाता है? चर्ट पत्थर से। बाटों को कौन से पत्थर से बनाया जाता है? चर्ट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया जाता होगा। तो ये इधर ये दिखाए गए हैं मध्य में मन के। ठीक है, चलिए इधर से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और मोहरों पर जानवरों के चित्र भी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए इधर से देखते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। ठीक है, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? 7,000 साल पहले। तो ऐसे भी पूछेंगे 7,000 साल पहले कहाँ पे कपास की खेती हुई? मेहरगढ़ में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। ठीक है,
पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताइया का संकेत देती हैं। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ की को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, ये देखिए इधर बोल रहा है कि चित्र 28 में मतलब ये चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। देखिए इधर ये दिखाया गया, बिल्कुल बहुत अच्छे से दाढ़ी शेप दे के बना रखी है ना। तो चलिए इधर देखते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये एक फेंस है जो एक पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेंस को क्या करते थे? तैयार करते थे कृत्रिम रूप से। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, क्या क्या यूज करते थे इसमें? बालू, स्फटिक और पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें मतलब ये जब तैयार किया जाता था फेंस। ठीक है, उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, ये इधर फेंस दिखाया गया है जिसको बालू या स्फटिक और चूने पत्थर से बनाए जाते थे गोंद मिलाकर। कच्चे माल की खोज ठीक है, यहाँ से देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं से के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, जो किसान पैदा करते हैं खेतों में तो उनको क्या बोलते हैं? कच्चा माल, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। जो कपास होता है वो हमारा कच्चा माल है, फिर उससे सूत तैयार करते हैं, फिर उससे कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। तो यहाँ पे एक देखिए, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तो तांबे का प्रयोग मतलब तांबा कहाँ से लेके आते थे? राजस्थान से। ठीक है, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कहाँ से? पश्चिमी एशियाई देशों से। ठीक है, ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इन चीज़ों को याद रखना, साथ साथ कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिएगा। जो टिन धातु थी वो कहाँ से आती थी? टिन धातु कहाँ से आती थी? ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, टिन धातु कहाँ से आती थी? ईरान और अफगानिस्तान। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से। तांबा कहाँ से आता था? बताइए बताइए ज़रा। राजस्थान से और पश्चिमी एशियाई के ओमान से। ठीक है, और सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक से। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आते थे? गुजरात से। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। मैं ये इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, जो तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान और ओमान से। ठीक है, तांबा कहाँ से? राजस्थान और ओमान से। ठीक है, चलिए सोने का आयात कर्नाटक से।
ये खिलौना दिखाया गया है बच्चों का, ठीक है। तो यहाँ से नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। किससे पता चलता है? पौधों के अवशेष से। हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस एक नई बात थी, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए जो है हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। बस्तियों के पास क्या होते थे? तालाब और चरागाह। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या क्या करते थे? बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। तो देखते हैं इधर, यहाँ से कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। तो धोलावीरा नगर कहाँ बसा था? कच्छ के इलाके में, ठीक है। और कच्छ का इलाका कहाँ? गुजरात में। धोलावीरा नगर कहाँ है? कच्छ के इलाके में, ठीक है। धोलावीरा कच्छ के इलाके में, कमेंट करिएगा। धोलावीरा कच्छ के इलाके में, ठीक है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी, ठीक है। साफ पानी भी मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। कहाँ? धोलावीरा। धोलावीरा नगर कहाँ बसा है? कच्छ के इलाके में, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भाग में विभक्त थे और वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में विभक्त थे और जो धोलावीरा नगर था वो 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे ही स्थान पर बसा है, ठीक है। तो लोथल नगर कहाँ बसा है? साबरमती नदी के एक उपनदी के किनारे, ठीक है। और ये कहाँ है? खंबात की खाड़ी, गुजरात में ही। लोथल नगर गुजरात, खंबात की खाड़ी। यहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। क्या था? भंडार गृह। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती है? मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, ठीक है। आगे दिखाएंगे उसमें। ये बंदरगाह है, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होंगी। यहाँ पे दिखाया गया है लोथल का बंदरगाह। यहाँ पर माल चढ़ाया जाता और उतारा जाता होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं।
देखिए ये मोहर है, मुद्रा जो ऊपर पढ़ा था ना। मुहरा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों और चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग करना बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ठीक है, कि एकदम से तो बाढ़ और एकदम से सूखा तो हर जगह तो नहीं पड़ सकता ना। तो सब मतलब सारे राज्य जो हड़प्पा नगर के थे वो एकदम से कैसे नष्ट हो गए, वो ऐसे मतलब बता रहे हैं इसमें कि चलो जो चरागाह थे उनके मवेशियों ने तो वहाँ के घास और झुंड उन्होंने खा लिए होंगे, लेकिन हर एक इलाका कैसे सूख सकता है, हर एक इलाका कैसे नष्ट हो सकता है। ठीक, ऐसा लगता है कि शासकों का निरंतर समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, 5 और 8 अध्याय में। ठीक, ये अन्यत्र दिया गया है। देखिए एक ये पिरामिड है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो मकबरों को किस नाम से जाना जाता है? पिरामिड। देखिए इधर दिखाए गए। राजाओं के मरने पर उनके शवों को राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। यहाँ पे इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहते थे? इन शवों को मम्मी कहा जाता था जो इस पिरामिड में दफनाए जाते थे। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्यांतर, हथियार मतलब जानवर भी शामिल थे। क्यों दफनाए जाते थे इनके साथ ये सारी चीज़ें? इनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन है। ठीक है, कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, साथ साथ मतलब जो उनके दास और दासी थे उनको भी दफना दिया जाता था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज ये हमारा जो है इतिहास का जो तीसरा अध्याय था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, तो कल अब मिलते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी की वीडियो में। और अगर आपको ये कंटेंट या वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।